नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी का नारा ओबामा को प्यारा। कहावत है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और इस कहावत से अमेरिका भी अछूता नहीं है। शायद इसीलिए आजकल मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। करीब 25 साल बाद भारत में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जो बड़े से बड़ा फैसला अकेले अपने दम पर ले सकती है। तो क्या अमेरिका मोदी सरकार से अपने हक में फैसले लेने के लिए तारीफ कर रहा है, या फिर वाकई 25 साल बाद भारत की तस्वीर कोई सरकार तेजी से बदल रही है? सच क्या है? आखिर मोदी का नारा अमेरिका को क्यों लगा प्यारा? मोदी के इसी नारे ने पहले हिंदुस्तानियों का दिल जीता, और अब ये नारा अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही मोदी सरकार के लिए 2 महीने का वक्त कुछ कर पाने के लिए कम हो, लेकिन ओबामा सरकार को मोदी के काम पर अभी से पूरा भरोसा हो गया है। भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है, नई सरकार के सबका साथ सबका विकास के विचार और सोच को हम समर्थन देना चाहते हैं। हमें भरोसा है कि ये एक शानदार सोच है और निजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पुनरुद्धार में अहम भूमिका निभाने को बेकरार है। कैरी के ये वचन आज भारत आने से पहले सामने आए हैं। 2 दिन बाद कैरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे, और सितंबर में ओबामा मोदी की बैठक की रूपरेखा तय की जाएगी। इसलिए उनके इन शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है। कैरी बार बार ओबामा सरकार और मोदी की सोच को एक जैसी बताते रहे, फिर मुद्दा बिजनेस का हो या पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को भारत बुलाकर बहुत अहम पहला कदम उठाया। दोनों ही लोग बिजनेस की सोच रखने वाले नेता हैं, जो अपनी जनता के लिए मौका पैदा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की यात्रा के बाद मैंने उनसे बात की, वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इसे सकारात्मक और संभावना से भरा माना, क्योंकि बेहतर व्यापार दोनों देशों के लोगों के लिए अच्छा होगा। मजे की बात यह है कि ओबामा और मोदी के बीच चुनाव प्रचार के वक्त ही तुलना शुरू हो गई थी। आज भले ही ओबामा सरकार मोदी के नारे से प्रभावित है, लेकिन चुनाव प्रचार में मोदी पर ओबामा के प्रभाव की खूब खबरें उठी थी। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. मैं बोलता हूं, फिर बोलिए। Yes, we can. Yes, we can. उस वक्त भी अमेरिकी मीडिया में मोदी छाए हुए थे। अब खुद अमेरिकी सरकार मोदी के नारे के गुण गा रही है, लेकिन 7 समंदर पार से ओबामा को भले ही मोदी का नारा खूब पसंद आया हो, पर विपक्ष का कहना है कि दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। एक तरफ विपक्ष का नजरिया है, तो दूसरी तरफ बिजनेस की सोच है। अगर आपने कैरी की बातों पर गौर किया हो, तो आपको मालूम होगा कि उनकी हर बात में मोदी की तारीफ के साथ साथ बिजनेस का जिक्र जरूर था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कैरी की ये बोल हिंदुस्तान के 1.25 अरब बाजार का नतीजा है, या कैरी के शब्दों में मोदी के बिजनेस माइंडेड होने का असर है, या फिर वाकई भारत में सबका साथ सबका विकास जमीन पर दिखने लगा है। आज तक ब्यूरो। व्यापार है ये नजर या फिर वाकई है ये प्यार, यही समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। नलिन कोहली साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। केसी सिंह साहब फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ पहुंच गए। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपके पास आते हुए, क्या है ये अचानक, क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर अब तक अमेरिका का क्या रुख रहा है पिछले 9 वर्षों में, अब जो कि ये प्यार अचानक दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या समझेगी इस बात को कि उसकी नजर व्यापार पर भी ज्यादा हो सकती है? रूस से भी बड़ा व्यापार में साझेदार अब अमेरिका बन चुका है। लगभग 2% के आसपास हर क्वार्टर में हमारा उसके साथ व्यापार। हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार दिखता है अमेरिका को, इसका रखेंगे ध्यान? संकोच की बात नहीं, और आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं अंजना जी। मूल रूप तो यही है कि देशों के बीच में रिश्ते होते हैं। प्यार तो खैर बड़ा बहुत गंभीर एक शब्द हो जाता है, और दुनिया में जहां पर राजनीति है, जहां व्यापार है, जहां पर कई चीजों पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो वहां पर रिश्तों की बात होती है। ये भी सही है कि वीजा के मसले पर अमेरिका की एक चूक हुई थी, लेकिन देशों के बीच में रिश्ते जो हैं एक इंसिडेंट के तहत अगर उसको फोकस रखा जाए तो उचित नहीं है। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े हम लोग हैं ही हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र,
और अब स्वाभाविक है कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्तों में क्या सुधार हो सकता है, क्या दोनों देशों को इससे कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी सोच जो है अलग अलग ऐसे यात्राओं से स्पष्ट हो सकती है। उस दिशा में काम किया जा सकता है। लेकिन अंततः हर देश को अपने इन सब से ऊपर उठ के हर देश को जहां तक है अपने फायदे की तरफ सोचना पड़ता है कि भाई हमारे व्यापार में हमें क्या फायदा मिलता है। सोच विश्व के लिए भी होती है, साथ साथ हमारे हितों की भी रक्षा की बात होती है। गौरव भाटिया, जरा जमीन पर पहुंचते हैं और गौरव जी आपसे मेरा सवाल यह है कि सबका साथ सबका विकास ये जमीन पर कितना दिखता है? क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त है, और मैं किसी एक पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का सिर्फ जिक्र नहीं करना चाहती हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का जिक्र करना चाहती हूं। जिस तरह से मुजफ्फरनगर रहा हो या फिर सहारनपुर रहा हो या फिर और भी देश के कई हिस्से हैं, जम्मू में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और भी अन्य शहरों में, इन सब के मद्देनजर क्या तस्वीर बनकर दिखती है? क्या वो नारा जमीन पर कारगर होता दिखता है, सबका साथ सबका विकास? अंजना जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब देश के मुद्दे आते हैं तो विभिन्न पार्टियों की अपनी सोच होती है और मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब विदेश नीति की बात आती है और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की बात आती है तो ये हमेशा से मत रहा है और ये अच्छी नीति मानी जाती है कि सभी पार्टियां एक विदेश नीति की तरफ अपने जो करंट प्राइम मिनिस्टर हों उसको मजबूत करें। हाँ, और यही सही होता है क्योंकि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन उनके जो निर्णय होते हैं वो पूरे देश को बाध्य करते हैं कि उसे माना जाए। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कमियां हैं, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे हमारी पार्टी की हैं या किसी और पार्टी की हैं, हम लोग आपस में तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री या कोई विदेश से हमारे देश से बात करने आता है तो पहले तो हमें ये जानना होता है कि देश हित में क्या है और उसमें करीब करीब एक कॉन्सेंसस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा सरकार को भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो अमेरिका देश है वो बहुत ही चतुर है अपनी डिप्लोमेसी में और वो हमेशा अपने लिए देखता है कि क्या ज्यादा से ज्यादा ले सके। आज भारत जो है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है और सही बात कही आपने और नलिन कोहली जी ने भी कि 2005 से वीजा नहीं दिया गया था, अब एकदम से गुणगान गाया जा रहा है जी। तो ये भी उनकी एक डिप्लोमेसी है और मैं ये नहीं कहता, उनसे बिल्कुल जो है वार्ता होनी चाहिए और अपने देश के हित में जो भी उनसे लिया जा सकता है उसे लेना चाहिए, लेकिन एक अप्रोच कॉशियस भी होनी चाहिए। और जो मुद्दे आए, जैसे हमारे डिप्लोमेट को अरेस्ट किया गया, हमारे एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट वहां जाते हैं, उनका स्ट्रिप सर्च होता है, लेकिन जब उनके राष्ट्रपति भूतपूर्व आते हैं तो हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। हाँ। हमें झुक के बात करने की जरूरत नहीं है, हमें भी अपना कद बड़ा करके बात करने की जरूरत है और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हम समझौते कर सकते हैं जो लाभदायक है वो हमें भी बात करनी चाहिए। केसी सिंह साहब, क्योंकि आप विदेश नीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, क्या है ये व्यापार या फिर अचानक जागा प्यार? देखिए, ये जो रिश्तों में कुछ रुकावट आई है ये पिछले 6 महीने, ये 1 साल की बात नहीं। 2010 में जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ आए थे उस समय ये लगा था कि शायद उन्होंने वहीं से दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती प्रेसिडेंट बुश जहां छोड़ के गए थे वहीं से लेके उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद 2-3 साल में कुछ रिश्तों के अंदर रुकावटें आती गई, कुछ ध्यान नहीं दिया गया दोनों साइड लीडरशिप से, और उसके बाद हमने देखा कि एक डिप्लोमेट के लेके हमारी रिश्ते इतने बिगड़ गए, जबकि हमारे डिप्लोमेट को पकड़ लिया और उसको जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया कि कुछ दोनों चुक गए देश। अब जब मोदी साहब की सरकार आई है तो इसमें मेरे ख्याल कोई वीजा का मुद्दा नहीं है। हाँ। क्योंकि ना तो अमेरिका ने उसमें माफी मांगी है पुरानी चीज की, ना मोदी साहब आज चीफ मिनिस्टर की हैसियत में वीजा मांग रहे हैं। उनको वीजा, प्रधानमंत्री को तो वीजा मिलना ही मिलना है, तो इसलिए वीजा का मुद्दा नहीं है। अमेरिका उसको एक साइड रख के सीधा ये देख रहा है कि इनकी बाकी नीति क्या होगी, क्या वो चीजें करेंगे जो मनमोहन सिंह सरकार नहीं कर सकी। हाँ। हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट ओपन करना, आईपीआर की चीजें हैं, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल के अंदर जो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा है, उनकी कंपनी यहां नहीं आ सकी, वो मांगेंगे। और हमने अभी देखा कि WTO के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब उसके नीचे हम कह रहे हैं कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें हमें जो 1 साल पहले हमने जो यूपीए ने मान लिया था
कि पीस क्लॉज के नीचे हम 4 साल इंतजार कर लेंगे, लेकिन हम आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है जिसमें अमेरिका की बड़ी दिलचस्पी है, हाँ। उसमें हम अड़चन नहीं अड़ाएंगे। वो अड़चन अड़ गई है और जुलाई 31 तक ये फैसला होना है। तो इसलिए जब कैरी साहब आएंगे, पहली बात तो ये जो मीटिंग है ये सिर्फ एक किसी काम के लिए नहीं आ रहे, हर एक साल एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, वो ये 5वां डायलॉग है, उसके लिए कैरी साहब ने आना ही आना था। दूसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां सितंबर में जा रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि वहां पे क्या प्रोग्राम बनेगा, क्या होगा। और बाकी जो स्टैंडर्ड मुद्दे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हैं, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें होंगी विदेश मंत्रालय के साथ बैठ के। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कैरी साहब ने अभी तक कोई ऐसे कदम, हमें ऐसी दिलचस्पी हिंदुस्तान के साथ नहीं दिखाई पिछले 1 साल में, क्योंकि वो वेस्ट एशिया में लगे रहे हैं और जगह उनकी दिलचस्पी रही है, जिससे यहां तक कि यहां अभी एम्बेसडर भी नहीं है अमेरिका का, पहले एम्बेसडर उन्होंने वापस मंगा लिए, इस टाइम सिर्फ सीडीए हैं। तो ये सारे मुद्दों पे देखना पड़ेगा कि वो क्या दिलचस्पी लेते हैं, क्या दिलचस्पी लेते हैं, रुख क्या देते है हैं बिल्कुल हिंदुस्तान को। बिल्कुल। मुकेश नायक जी, 2 अहम बातें, सबका साथ सबका विकास। बहुत सारे भाषण दिए नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने में घूमकर, लेकिन इस एक लाइन को पकड़ना और होमवर्क करके कैरी का ये कहना कि ये लाइन बड़ी अच्छी है, ये सोच बड़ी अच्छी है, क्या एक तरह से मॉरल क्लीन चिट भी देने की कोशिश है? क्योंकि जब वीजा डिनाई करते थे तो एक खास घटना के इर्द गिर्द और उनकी सोच के इर्द गिर्द उस वीजा को डिनाई किया जाता था। क्या इसके साथ एक मॉरल क्लीन चिट देने की कोशिश है? और क्या मनमोहन सिंह की नाकामी जहां खत्म हुई, नरेंद्र मोदी की कामयाबी वहां से शुरू होती हुई दिखती है? देखिए, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि आज अमेरिका के सामने भारतीय बाजार की उपयोगिता क्या है। जॉन कैरी ने जो अपना पूरा भाषण दिया है उसमें 2 चीजों पर जोर दिया है। पहली बात उन्होंने कही है कि जिन क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में जो अमेरिकन कंपनी है विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका का गठजोड़ आवश्यक है। इन दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में हमारी सरकार ने एफडीआई की बात कही है, उन क्षेत्रों में अमेरिका का कहना है उनकी कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी है। यानी अमेरिका का जो रुख बदला है, एक बड़े बाजार की तरफ बदला है। और अगर सबका विकास सबका साथ अमेरिका की दृष्टि में इतना महान नारा है, तो आज भारत के 60 रुपए के बदले $1 क्यों है? पूरी दुनिया में जो आर्थिक साम्राज्य विस्तारवाद की नीति रही है अमेरिका की, इस नीति के तहत भारत में उनके पूंजी निवेश से रुपया अगर आज रो रहा है तो 10 वर्षों में जो उसकी दुर्गति हुई थी, भारत की अर्थव्यवस्था डूबती चली गई, उसकी वजह से हुआ था। और सवाल नंबर 2, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर 80% अमेरिका पर निर्भर करता है? तो ये भी तो एक एंगल है जो हिंदुस्तान का भी जिसका ख्याल रखना है। पर आप एक तरफा तस्वीर मत रखिए ना, दोनों तस्वीर रखिए। उसमें है, आप कृपया सुने, दोनों तस्वीर रखिए। भारत भी निर्भर करता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश को गलत कभी नहीं माना, लेकिन हमने अमेरिका और दूसरे साम्राज्य विस्तारवादी देशों के हस्तक्षेप को सीमित किया। आज भारत की 60 वर्ष की आजादी के बाद जो प्रगति है, अमेरिका के 350 साल की आजादी के बाद जो प्रगति है, उसकी तुलना अगर की जाए तो भारत का संतुलित विकास है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि भारत में कोई भी देश जब पूंजी निवेश करेगा तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में किस तरह का हस्तक्षेप होगा, किस तरह के परिवर्तन आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी हो जाए और सर्विस सेक्टर को हम ऐसा प्रोत्साहन मिल जाए कि विदेश की कंपनियां मालिक बन जाए और भारत के लोग नौकर बन जाए। नलिन कोहली जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की अस्मिताएं, वहां की इंडिपेंडेंसी और भारत के आम नौजवानों के मन में अपने देश में मालिक बनने का जो एहसास है, ये सबसे ज्यादा विकास की संतुलित गति के लिए जरूरी है। नलिन कोहली जी, अगर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे आधी बातें मुकेश जी की समझ नहीं आई कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह रहे थे। भारत की विदेश नीति भारतीय हितों के बारे में होगी ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और ठीक है, हम मानते हैं कि जब 1947 से आज तक 55 साल जो है कांग्रेस पार्टी राज में रही, तो उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी चीजें सिर्फ कांग्रेस की सोच रही हैं और सारी बुरी चीजें कांग्रेस के राज्य के बाहर हुए। नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं साहब, मैंने आपकी बात सुनी।
मैं खत्म कर देता हूं मुकेश आप जी, तो डिबेट को जरूर वहीं ले कहिएगा जा रहे ना। हैं जहां अरे ले जाने मुकेश की आपकी जी आदत है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं, जरूर कहिएगा भाई साहब, इसमें दिक्कत क्या है। तो इसीलिए मुझे डोमेस्टिक इश्यूज को मिक्स करने में नहीं दिखता है। जहां मैंने पहले कहा कि देशों के बीच में रिश्ते अपने हितों के बारे में होती हैं, गिव एंड टेक होता है कि हम देखते हैं कहां पर हम अपने हितों को बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ जॉइंट हित बन जाते हैं, क्योंकि विदेश नीति होती ही ऐसी है। लेकिन भारतीय मूल रूप से भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंच के यदि हम अपना काम करेंगे तो ये तो हमारे लॉन्ग टर्म में कभी भी ठीक नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो जैसे गौरव भाटिया जी ने कहा था, ब्रॉडली स्पीकिंग विदेश नीति पर, क्योंकि राष्ट्रीय सोच होते हैं और ये अग्रीमेंट्स कुछ भी होते हैं, भारत और भारत सरकार के साइन करने के बाद हर भारतीय पर लागू हो जाते हैं कई समय के लिए, आगे के लिए। ऐसा नहीं होता कि सरकार बदल जाए तो अग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक समान सोच बनाने की कई बार इसके कई अच्छे उदाहरण दिखे। और सबका साथ सबका विकास, हालांकि चुनावी अभियान में, चुनाव के अभियान में स्पष्ट रूप से हमारा एक नारा था। मोदी जी जब सरकार में आए उन्होंने कहा भारत सरकार का भी यही एक रूप से हम लोग एक नारा मानते हैं कि सरकार की सोच होनी चाहिए सबका साथ सबका विकास। अब अगर कैरी जी उसे बोल रहे हैं तो इस नारे में लोगों के हितों की बात हो रही है, उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि एक क्षेत्र का हो या किसी वर्ग का हो या किसी पार्टी के समर्थकों का हो, सबका। और मुझे लगता है आज अगर सबका साथ सबका विकास रखकर काम करेंगे तो कई हमारी दिक्कतें चाहे आप दोनों से जी बिल्कुल, मैं जल्दी से, चूंकि वक्त ब्रेक का है, लेकिन केसी सिंह साहब आपसे और गौरव आपसे, आप दोनों से मैं चाहती हूँ एक जल्दी से रिएक्शन। गौरव आपसे शुरुआत करते हैं, क्या ये एक मॉरल क्लीन चिट देने की कोशिश है इन शब्दों के जरिए? गौरव देखिए, मॉरल क्लीन चिट देने की कोशिश है या नहीं ये मायने नहीं रखता है। आज जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए उनको इंगेज करना यूएस की भी मजबूरी है। दूसरी बात, ये जो नारे पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, हमें समझने की जरूरत है। कोई ये नारा बहुत पसंद आया है अमेरिका को, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को अपना ट्रेड करना है, इंगेज करना है भारत के साथ। भारत की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कोई भी देश आज इग्नोर करके नहीं चल सकता है, इसलिए ये बात कही जा रही है। लेकिन सतर्कता थोड़ी अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूएस है वो अपनी डिप्लोमेसी में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करता है और बार्गेनिंग करता है। भारत को भी अपने कद के अनुसार हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ इस अवसर का उठाना चाहिए। और सितंबर में जो और ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार भारत एक बड़ा बाजार बना है, पिछले कई वर्षों से रहा है, लेकिन क्या जो नजरिया है अमेरिका का वो ज्यादा सकारात्मक इस वक्त दिखता है, या फिर प्रशंसा के जरिए क्या वो कहने की कोशिश? मोदी का नारा ओबामा को प्यारा, सबका साथ सबका विकास, अच्छा नारा है, अच्छी सोच है नरेंद्र मोदी की, ये कहना, और उसके बाद ये भी प्रशंसा करना कि नवाज शरीफ को बुलाना शपथ ग्रहण के दौरान एक अच्छा कदम था। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। केसी सिंह साहब, पहले तो वही सवाल, क्या एक मॉरल क्लीन चिट देने की कोशिश है, क्योंकि पिछले वर्षों तक उसी सोच के खिलाफ अमेरिका ने स्टैंड लिया था, जो एक तरह से वो मानते थे प्रतीकात्मक रूप से गुजरात की नींव पर जो सोच रखी गई थी। दूसरी बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाना अच्छा कदम था। इन दोनों बातों के जरिए क्या कहने की कोशिश है अमेरिका की? देखिए, वो पहले तो नारे को लेकर दो स्तर पे बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे वो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी, उनका जो नारा है उससे ये है कि वो मजहब या और चीजों को लेकर पक्षपात नहीं करेंगे। तो एक तरह से वो जो पुराना मुद्दा था उसको एक तरफ कर दिया उन्होंने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका मतलब है। उनका मतलब, उन्होंने अपने स्पीच में यह भी कहा है कि एक नियमों पे बेस्ड, नियमों पे निर्भर एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, चाहे वो व्यापार का हो, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का हो, उसमें हिंदुस्तान को हिलाना नहीं चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो डब्ल्यूटीओ में जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में भी वो अपनी बात उठाएंगे हिंदुस्तान में, कि जो नियम चल रहे हैं, अब हिंदुस्तान रूस के साथ मिलके या कुछ और देशों के साथ मिलके ब्रिक्स का नया बैंक बनाया है, आपने व्यापार में कह दिया हमारा फूड सिक्योरिटी है, तो उन चीजों पे भी उनका इशारा है कि वो साथ भी सारी दुनिया का दीजिए, अपनी अकेले बीन नहीं बजाइए उस पे। तो ये दोनों चीजों पे उन्होंने बात कही है। और तीसरी आपने जो पाकिस्तान की बात कही, वो तो अमेरिका का पुराना रुख है। वो हमेशा उनकी ये सोच है कि पाकिस्तान के साथ जब तक
क्योंकि पाकिस्तान की उनके साथ मित्रता रही है, पाकिस्तान की उनको जरूरत है, उनको ये पता है कि पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान में दूसरी जगह में स्टेबिलिटी स्तर नहीं रह सकते वो देश, इसलिए वो हमेशा कोशिश करेंगे और प्रशंसा करेंगे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत हो। बीजेपी से कैसे देख रही है नलिन कोहली साहब? इतने सारे स्लोगन्स दिए थे नरेंद्र मोदी ने, बहुत सारे स्लोगन्स, अब की बार मोदी सरकार क्या क्या, एक से एक, मोदी जी आए महंगाई खत्म और न जाने क्या क्या, यही वाला चुना कैरी साहब ने। पहली बात है कि वो चुनावी मौसम में हम अकेले नहीं, हर पार्टी अपना कोई ना कोई नारा जरूर देती है। हमने अपना दिया और भारत की जनता को उस नारे में कुछ मजबूती लगी, कई नारों में, कई हमारी बातों में उन्होंने आशीर्वाद दिया ताकि हम आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर सके, उनके आकांक्षाओं पे खरे उतरे। उसी का अवसर है, इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं हम शासक नहीं सेवक के रूप में यहाँ आए। अब आ जाते सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कुछ ही दिनों बाद कहा था कि ये एक इंडिकेशन आई थी कि सरकार की भी सोच इस तरफ हो सकती है कि क्या इसे एक नारे के रूप में सरकार देखे। ये नारा सबके लिए है, इसमें कोई व्यक्तिगत की बात नहीं है, किसी पर अटैक की बात नहीं है, सबको साथ करने की बात है और यही हमारे संविधान की बात भी है। तो इसीलिए अगर केरी साहब ने उसे उठाया तो हो सकता है उनको ज्यादा पसंद आ गई होगी बात, हो सकता है वो इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकाल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी, पॉजिटिव बात कही, अच्छी बात है, इसको स्वीकार सकते हैं और क्या कह सकते हैं। नायक साहब, आपको याद आता हो किसी वक्त पर इन 10 वर्षों में जब यूपीए का शासन रहा, कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, हालांकि देश उनका सम्मान करता है, इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी किसी देश के मुखिया ने या फिर इस तरह से बाशब्द उनकी सोच या फिर उनके तरीकों की प्रशंसा की हो या खुली बाहों से, मतलब जापान के जो मुखिया हैं उन्होंने तो बाकायदा ट्विटर पर भी स्वागत किया, तो जिस तरह से खुले बाहों से नरेंद्र मोदी का स्वागत पूरा विश्व कर रहा है, कभी कोई वाकया याद आता है आपको जब यूपीए में ऐसा हुआ हो? मनमोहन सिंह को बराक ओबामा अपना गुरु मानते थे। जब किसी देश में चुनाव के परिणाम आते हैं, नई सरकार आती है, कहा था प्राइवेट मेरे निजी रिश्ते उनसे अच्छे हैं। आप जब प्रश्न पूछती हैं तो थोड़ा सुनिए भी तो। सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी नई सरकार बनती है, नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, पूरे दुनिया के देश एक औपचारिकता और सौजन्यता का परिचय देते हैं। ये सब बातें सौजन्यता में कही गई हैं। जैसे सौजन्यता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत में बुलाया, ये सब सौजन्यता है, औपचारिकताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नारा दिया गया, परिणाम क्या आया। जितने भी नारे, जितने भी बातें मोदी जी ने कही थी, सबके विपरीत परिणाम आ रहे हैं। पिछले 4 महीनों में एक आदमी पर 800 रुपए महीने का अतिरिक्त आर्थिक भार आया है महंगाई के कारण। पूरे परिणाम विपरीत आए हैं। सबका विकास, सबका साथ। आज देखिए तोगड़िया जी क्या कह रहे हैं, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अशांति है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परिणाम उसके विपरीत आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, उत्तराखंड में 3 विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम विपरीत आए, इसके कारण तीनों सीटों पर बीजेपी हार गई। ये मोदी जी का जो पूरा का पूरा बना हुआ जो है ना, ये केजरीवाल पार्ट 2 है, आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ओबामा जी को भी धोखा हो रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर? नहीं, मैं ये कहां कह रहा, हाँ। ये तो आप कह रही हैं, मैंने कहां कहा अभी। नहीं, हम तो आपकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। नलिन कोहली साहब, आप नहीं, इस तरह का अर्थ मत लगाइए, ये तो अनर्थ है। हाँ। मैंने ये कहा कि किसी भी देश में, लेकिन इनकी बातों में एक बहुत गंभीर सवाल छिपा हुआ है। जो जमीन पिछले कुछ महीनों में तैयार हो रही है देश में, वो कतई सौहार्दपूर्ण वातावरण की तस्वीर नहीं दिखाती, और उस आईने में देखने पर लगता है कि सिर्फ एक राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराकर, और मैं गौरव भाटिया से ये सवाल बार बार पूछ लूं तो उससे तस्वीर उभर कर नहीं आएगी साफ। सवाल ये है कि जो जमीन तैयार हो रही है वो बहुत उत्साहित नहीं करती है। मैं 3 बातें कहूंगा। अमेरिका के उन्होंने कहा कि देश, सारे विदेश जो हैं, सारे राष्ट्र जो हैं, औपचारिकता में अच्छे मैसेज भेजते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो 60 दिन में ऐसा अवसर एक भी नहीं हमने सुना। हर बार कहते हैं कि इनको हम शुभकामनाएं देंगे, देश को ठीक करेंगे, और फिर 3 गाली कह देते हैं, किसी का इस्तीफा मांग लेते हैं। दूसरा, नारे के ऊपर में 1971-72 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ। 71 के बीच और अब के बीच में भी बहुत लंबा शासन रहा है कांग्रेस का। तो मुझे लगता है मुकेश जी तो कई उसके दौर देख चुके हैं। गरीबी हटी मुकेश जी, ठीक है। जो काम करते हैं उनका थोड़ा समय लगता है काम करने के लिए, बाकी जिन्होंने देश में काम किया लूट का, जिन्होंने महंगाई की नींव बना दी, अर्थव्यवस्था को हिला दी, उसमें समय ज्यादा लगता नहीं है। ठीक करने में ज्यादा समय लगता है, बिगाड़ने में नहीं। तो हमने बिगड़ी हुई चीजें आपसे लिए, और हम जनता के पास जब जाएंगे 60 महीने के बाद, तो हम दिखाएंगे हमने कितना सुधारा है। जनता अंतिम निर्णय लेगी, आपके कहने या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा।
गौरव, अंजना जी, गौरव बोलिए। अंजना जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जो इस सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई को लेके हो या वादे ना पूरे करे, इस पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये जग जाहिर है जो वादे करके वो आई थी अभी तक उसको पूरा करने में तो सरकार विफल हुई है। क्योंकि बात विदेश नीति की हो रही है, इसलिए हम बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं और इस पे मैं कुछ टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। कुछ अहम मुद्दे हैं जो भाजपा की सरकार को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कुछ महीने पहले जो H1 वीजा होता है वर्किंग का, उसका कैप घटा दिया गया था और हमारे बहुत से IT के लोग हैं जो US जाते हैं, काम करते हैं, इससे उन्हें भी नुकसान हुआ था। अगर वो कंपनियां आज भारत में आना चाहती हैं तो उन्हें भारत को भी एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। दूसरी बात, डिफेंस के लिए हम FDI खोल रहे हैं। हमें सिर्फ वो जो है हथियार बेचें और एयरक्राफ्ट बेचें, ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त है कि हम उनसे उनकी टेक्नोलॉजी भी बदले में लें, क्योंकि हम बहुत बड़े ऑर्डर प्लेस करते हैं जिससे आगे चल के भारत समर्थ हो कि वो खुद वो प्रोडक्शन कर सके। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरी बात मैं फिर से कहूंगा कि जो सम्मान हम लोग देते हैं उनके राष्ट्रपति को या डिप्लोमैट्स को, उसी तरह का सौहार्द और उसी तरह का सम्मान हमारे भी डिप्लोमैट्स को मिलना चाहिए। हमारी पार्टी से जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और आजम खां जी वहां गए थे तो एयरपोर्ट पे उनको डिटेन करके उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो रिस्पेक्ट होती है वो दोनों तरफ से आनी चाहिए। भारत आज 4 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है पॉपुलेशन के टर्म्स में। हमें भी अपना सर ऊंचा करके अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मांगना चाहिए। नलिन साहब, जल्दी से जो आप कहना चाह रहे थे। एक लाइन में बिल्कुल सही, गौरव जी ने कई अच्छे इशू बताए। दूसरा है कि जो रेसिप्रोसिटी की बात होती है, केसी सिंह साहब बता पाएंगे, जब देवयानी का केस हुआ था तो कई चीजें भारत सरकार ने उस टाइम मनमोहन जी की सरकार ने किए जो उचित थे, एक संदेश भेजने के लिए। और ये चीजें जरूरी होती हैं ताकि रिश्ते बने रहे देशों के बीच इन अ बेसिस ऑफ इक्वानिमिटी। जी, केसी सिंह साहब, हिंदुस्तान का स्टैंड अब क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स की मीटिंग पहले अटेंड कर आए हैं, तो इससे ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के साथ ही बात कर रहे हैं। उन्होंने एक संतुलन बना लिया है कि ये जो दूसरे और बड़े देश हैं, एक ग्रोह जो इनका 5 देशों का है, उसके साथ पॉलिसी में बैलेंस है। कई चीजों में हमारी नीति चीन के साथ मिलती है, जैसे एनवायरनमेंट है, अमेरिका के साथ नहीं मिलेगी। बड़ी चीजों में अमेरिका के साथ मिलती है, चीन के साथ नहीं मिलेगी। तो हिंदुस्तान एक तरह से इतना बड़ा देश है जो एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है और इसमें सरकार बदलने से एम्फेसिस का फर्क हो सकता है, कैसे बोलना है, आवाज थोड़ी तेज थोड़ी कम, लेकिन संतुलन बना रहे। ये तो हिंदुस्तान के लोग सारे चाहते हैं कि हम किसी एक कोने में ना जाएं, एक देश के साथ ना हो, पक्षपात ना करें, लेकिन हिंदुस्तान की आवाज आगे बढ़े। उसके लिए अमेरिका से दोस्ती भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम एलाई नहीं बन सकते, जिसको वो कहते हैं। ये नहीं कर सकते कि हर एक चीज जो अमेरिका कहे हम माने। ये अमेरिका जानता है, उनको ये मालूम है कि हिंदुस्तान उस तरह का एलाई नहीं होगा जैसा ब्रिटेन था या फ्रांस था या जर्मनी था। ये हिंदुस्तान के साथ एक नए तरह के रिश्ते होंगे। और तभी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा ये 21वीं सदी की दोस्ती है। तो अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, एक नए तरह की दोस्ती है। एक उभरते एशिया के बीच में हिंदुस्तान को खड़ा करना उनके लिए अच्छा है, एशिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये बैलेंस चीन और हिंदुस्तान के बीच में बना रहे। और एशिया में जब बड़ी शक्ति एक उभर के आ रही है, उसको किस तरीके में संतुलन बना रहे, ये बहुत जरूरी है। उसमें अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए जरूरी है। जी। और ब्रिक्स बैंक के जरिए भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने की कोशिश है भारत और ब्रिक्स देशों के जरिए। लेकिन मुकेश जी, एक ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, जो मैं गौरव जी की बातों में देख रही हूँ, एक उदार तर्क दिख रहा है, वो आपकी बातों में नहीं दिख रहा। तो देश का स्टैंड तो खैर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे ही हम, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम भारत को केवल बाजार बनने देने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो देश भी यहां पूंजी निवेश करे उसमें भारत और दूसरे सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए। केवल भारत को बाजार भर नहीं बनने दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं। सबका साथ सबका विकास, इस नारे की प्रशंसा की है जॉन केरी ने, लेकिन इसी के जरिए सवाल ये जुड़ रहा है कि क्या जमीन पर वाकई ये होता हुआ दिख रहा है
या फिर अगर बहुत जल्दी है अभी तो क्या कम से कम एक रणनीति, एक रोड मैप दिख रहा है? इसी बीच खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के जरिए यह तय किया जाएगा कि क्या सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरह के गोल्स उसके लिए सेट हुए थे, जो रोड मैप उसने अपने संसद के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए तैयार किया था, क्या उस पर वो खरा उतर रहा है? तो चलिए, आपका और हमारा रिपोर्ट कार्ड तो हमेशा बनता रहता है अपनी अपनी नौकरी में, अब सांसदों के साथ भी ये होगा, तो उम्मीद रख सकते हैं हम और आप कि काम में बेहतरी हो। जी हां, सांसदों की रिपोर्ट कार्ड देखेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी सांसदों का जारी होगा रिपोर्ट कार्ड, और इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र में क्या गोल था, क्या काम किया और कहां पर कमजोर पड़े, कहां पर मजबूत साबित हुए, यह रिपोर्ट कार्ड के जरिए जारी होगा। तो उसी विषय से जोड़ते हुए नायक साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं, जिस पर हम बहस कर रहे थे। यह भी एक तरीका है उस बढ़ने का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जमीन पर उल्टा दिख रहा है आपको, तो क्या उसी की तरफ यह कदम नहीं साबित होगा कि हर सांसद, क्योंकि आखिरकार तो एक एक क्षेत्र में अगर बांट दे और हर सांसद अच्छे से काम कर ले तभी देश का उद्धार हो जाए? ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बहुत बड़ी जनता का दायित्व सांसदों के हाथ में है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में है, अगर उन क्षेत्रों में वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था को ठीक रखने के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करते हैं तो पूरे देश के ऊपर उसका अनुकूल प्रभाव आएगा। और ये रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा कदम है और इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। तो ये नई सोच है ना? लेकिन ये नई सोच है ना? ये नई सोच नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड संसद को स्वयं मेंटेन करना पड़ता अगला चुनाव लड़ने के पहले, क्योंकि उसको पब्लिक ऑडिट सिस्टम से जाना पड़ता है, पब्लिक को 5 साल का लेखा जोखा देना पड़ता है, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर बीजेपी इसमें बनाती है तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। यूपीए के जरिए क्या इस तरह के कदम उठाए गए थे? क्योंकि मुझे जैसा याद है 1 साल पर हर मंत्रालय ये देगा कि उसने क्या क्या कामकाज किया, ये कहा था मनमोहन सिंह साहब ने। लेकिन इस तरह से सांसदों तक पहुंचना सीधे प्रधानमंत्री का, उनका काम चेक करना, मुझे लगता है ये नई सोच है और इसकी प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी। और शायद यही एक कदम है, और ऐसे न जाने कितने कदम है जिसकी वजह से विश्व स्तरीय सोच बदल रही है। नायक साहब देखिए, जो भी संसद सदस्य जनता के बीच में काम करेगा, नियमित दौरा करेगा, उनकी देखरेख करेगा, भौतिक लक्ष्य अर्जित करने के लिए उचित पहल करेगा, और सबसे बड़ी चीज है कानून व्यवस्था को ठीक रखेगा, क्षेत्र में अच्छे लोगों का साथ लेगा, वही चुनाव जीत सकता है। लोकतंत्र में अच्छा काम करने के बाद भी लोग हार जाते हैं, अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग भी चुनाव हार जाते हैं। ये एक पूरी साइकोलॉजिकल वॉर है, चुनाव हारना और जीतना। जब कोई व्यक्ति चुनाव हार जाता है, कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो 1000 कारण गिनवाए जाते हैं। जब कोई जीत जाता है तो क्रेडिट सब लेना चाहते हैं। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो इस देश के लोगों का व्यवस्था विरोधी दिमाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके चलते अच्छा काम करने वाले लोग भी हार जाते हैं। ये बड़ा अच्छा है, अपनी नाकामी को व्यवस्था विरोधी दिमाग वोटर का बताकर आप निकल लीजिए। चलिए ठीक है, अभी इस पर करेंगे तो हमारी बहस डीरेल हो जाएगी। केसी सिंह साहब, बड़ा मुद्दा यह है जो कि पूछा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है, जो एक भारतीय अपने नजरिए से सोचेगा समझेगा कि सबका साथ सबका विकास का अमेरिका प्रशंसा कर रहा है, लेकिन क्या वो हिंदुस्तान में हो रहा है? उस नजरिए से अगर पूरे मामले को देखें तो कहां जाता हुआ दिखता है? क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए तो बातचीत होगी नहीं। ये केसी सिंह साहब, ये एक लंबा रोड मैप हिंदुस्तान को बनाना होगा अपने डिप्लोमेसी में विदेशों के साथ। देखिए, वो वहां के विदेश मंत्री हैं, प्रशंसा तो वो करेंगे ही। वो एक नया सफा पलट रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। वो ये चाह रहे हैं, तभी उन्होंने अपना एम्बेसडर पुराना वापस ले लिया, कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं या कुछ पुरानी ऐसी चीजें थी जिसमें कुछ हम एक दूसरे से उतने करीब नहीं आ पाए जितना चाहिए था, उसको एक तरफ कर कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां भी देखिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ओबामा के 2 साल बचे हैं और अभी उनकी इलेक्शन होने जा रही है। अगर सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं रहती तो एक तरह से ओबामा की प्रेसिडेंसी फॉरेन पॉलिसी के लिए खत्म हो जाएगी। तो वहां वो ढलान पे हैं, यहां प्रधानमंत्री अभी आए हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा एकदम अगले 2 साल में अमेरिका के साथ कुछ चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन जब नया राष्ट्रपति अमेरिका का आएगा तब तक यहां 2 साल हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है एक नींव जो बनी हुई है उसके ऊपर कैसी इमारत बनाए, उसके कुछ आसार नजर आ सकते हैं अगले साल में। लेकिन असली बात तो नए राष्ट्रपति अमेरिका में आएंगे तब पता चलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नलिन कोहली साहब, आपसे इतना ही कहूंगी कि आज ये कहा जा रहा है कि मोदी का नारा ओबामा को प्यारा, लेकिन हिंदुस्तान को भी प्यारा लगे, और ये तभी प्यारा लगेगा जब उस नारे पर अमल कर पाएगी आपकी सरकार, यानी सबका साथ सबका विकास होगा। और इसी के साथ विश्व में छवि बदलेगी हिंदुस्तान की। आप देखते रहिए।